दोस्तों, चलिए आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम फिर से आपके सामने आए एक नया टॉपिक को लेके गवर्नमेंट बजटिंग। 1 फरवरी को आप सबने देखा ही है कि हमारे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री श्रीमती निर्मला सीतारमण had presented budget in the लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस बोले तो लोकसभा। और आपने सुना होगा, यू हैव हर्ड दैट द निर्मला सीतारमण हैड प्रेजेंटेड इंटरिम बजट। ओके, नॉट फुल फ्लेज बजट। ओके, अब ये फुल फ्लेज बजट और इंटरिम बजट क्या है, इसको देखते हैं पहले। चलिए इसके बारे में डिटेल में आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझे कि देखिए कि एक जब गवर्नमेंट फुल स्विंग में है, ठीक है, तो जो वो बजट प्रेजेंट करेगा, जो बजट प्रेजेंट करेगा, उसको वो फुल फ्लेजेड बजट होगा। ओके, पूरा 1 साल तक के लिए। ठीक है, जैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट 2023 फरवरी को जो प्रेजेंट किया था, वो क्या था? फुल बजट था। और 1 फरवरी 2024 को जो प्रेजेंट किया है उन्होंने, वो इंटरिम बजट था। वो क्या है उसको देखते हैं कि देखिए, नाउ लेट्स सी, the Modi government is going to complete its 5 year tenure. Okay, and the general election is knocking at the door. अब जनरल इलेक्शन होने वाला है। कब होगा? कमिंग अप्रैल या मई में। ठीक है, जो इलेक्शन का पहले जो बजट क्या किया जाता है, एक बजट पेश किया जाता है जिसको बोला था इंटरिम बजट। ओके, इंटरिम बजट टेबल्ड हुआ, मतलब कि जो नया गवर्नमेंट आएगा वो आगे का देखेगी और नया बजट लाएगी। ठीक है, और उसके जगह एक होता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट मीन जो इलेक्शन है उसको 3-4 दिन, 3-4 महीना चलेगा, उसका खर्चा एक्सपेंडिचर के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, वो लेने के लिए, वो एक्सपेंडिचर पार्ट को लेने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या करेगी, वो एक जो लाएगी, उसको बिल लाएगी, उसको बोला जाएगा वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं, तो अभी हम समझते हैं कि बजट क्या है, बजट का बेसिक पार्ट क्या है, हम बजट किस लिए पढ़ना चाहिए हमें। सबसे पहले, बीइंग ए अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, वी शुड नो अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हमें बजट के बारे में बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, और जबकि हम कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट है, तो ये टॉपिक क्या है आपका, ये टॉपिक इकोनॉमी पार्ट और पॉलिटी पार्ट दोनों पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और इवन करंट अफेयर पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तब हम पहले इसको देखेंगे। और एक बात, आपको लग रहा होगा कि मेरा वीडियो क्यों देखना है। ठीक है, आजकल तो बहुत सारा एनिमेटेड हाई फाई वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में। ओके, नाउडेज एडुकेटर्स आर यूजिंग हाईटेक टेक्नोलॉजी टू टीच द स्टूडेंट, तो फिर मेरा क्यों देखना है। ठीक है, मेरा वही ट्रेडिशनल स्टाइल, पुराना बोरिंग स्टाइल क्यों देखना है। क्यों देखना है, मैं इतना ही बोलता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया कि जो जो मैंने पढ़ाई करते समय जो जो मुझे प्रॉब्लम लगा था, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ देखता हूँ कि बच्चों लोगों को कहाँ कहाँ इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने वीडियो बनाने का कोशिश किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरेस्टिंग बात, मैंने इतना बजट का ऊपर हल्ला किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बजट वर्ड तो है ही नहीं। ओके, उसको क्या बोला गया है, आर्टिकल 112 में, एक आर्टिकल 112 बात करती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, वही बजट है, उसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता क्या है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स मींस एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ओके, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास कितना इनकम आएगा, रिसिप्ट इनकम और एक्सपेंडिचर, उसका जो लेखा जोखा होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, उसी को बोला जाता है, उसी का स्टेटमेंट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, बजट। ओके, तो देखिए हमारा फैमिली में बजट रहता है कि घर में इतना इनकम है, इसको हम, ठीक है, मान लीजिए फैमिली का इनकम 50,000 है, तो उसको हम क्या करेंगे, मंथली बजट बनाते हैं। चलो 5,000 रेंट में, 10,000 ग्रोसरी आइटम में, 5,000 मेडिकल बिल, ओके, 2 to 3,000 फॉर एंटरटेनमेंट पर्पजेस। तो हम ऐसा कर कर क्या करते हैं, अपना घर का बजट भी क्या करते हैं कि पैसा को यहाँ जो मंथली इनकम आ रहा है हमारे पास, इसको हम कैसा खर्च करेंगे, उसका एक हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा सरकार साल भर फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड है, उसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो गया कैलेंडर ईयर। जो हमारे यहाँ जितने फिनेंस एंड अकाउंट रिलेटेड मैटर में वो कैलेंडर ईयर यूज नहीं होता, यहाँ क्या किसमें कैलकुलेट किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर में। और फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को, और एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार अपना इनकम कैसे करेगी, ठीक, अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाएगी, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को सेविंग करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इजंट इट। और उसके बाद से जो इनकम है, जो रिसीप्ट्स है, उसको कौन कौन सेक्टर में एलोकेट करेगी, ताकि देश का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इतना रेलवे को, कुछ रेलवे को इतना फंड, एजुकेशन को इतना फंड, रोडवेज को इतना फंड, एविएशन को इतना फंड, ठीक है। तो ये जो पूरा जो साल भर का हिसाब लेखा जोखा होता है, उसी को बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसको हम अपना चालू भाषा में बोलते हैं बजट, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया। और बजट में क्या क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू, ठीक है। एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो हमारा इनकम है वो कहाँ कहाँ खर्चा होगा, ठीक है। द एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड रीजन फॉर एनी डेफिसिट एंड सरप्लस, ओके। ये ऊपर एस्टिमेटेड था, हम क्या है, देखो कि इस साल आने वाले साल में कितना खर्चा करेंगे वो तो रहेगा, और जो पिछले साल जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ था, उसका भी हिसाब किताब करेंगे, और उसका एक्चुअल हिसाब किताब होगा ना, कि जो, क्योंकि अभी जो हम करने वाले हैं वो तो एस्टिमेटेड हो गया, जो कर चुके हैं वो तो लास्ट ईयर का, वो तो आपका एक्चुअल होगा, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर में, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो एक्चुअल रिसीव था, रिसीव मीन्स इनकम, ओके, जो एक्सपेंडिचर था, ठीक है, उसको देखेंगे। और ये देखेंगे कि हमारा बजट सरप्लस रहा या डेफिसिट रहा, और रहा तो क्यों रहा, वी विल फाइंड आउट द रीजन। अब डेफिसिट क्या है, मान लो अगर आपका रिसिप्ट से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो डेफिसिट, ओके। सरप्लस कब होगा, अगर रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गया तो रिसिप्ट, ठीक है। चलो, और फिफ्थ पॉइंट क्या था, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, आने वाले साल में क्या क्या फाइनेंशियल पॉलिसी होगा, टैक्सेशन कैसा रहेगा, ओके। कोई नया ऐसा पॉलिसी आएगा क्या, जैसे मान लीजिए आप, जैसे जीएसटी आ गया, कोई न्यू टैक्सेशन सिस्टम, ओके। ये सब का प्लानिंग भी आपका कहाँ मिलता है, बजट में मिलेगा। ये सब बजट में रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस है उसका री एलोकेशन सब जगह अच्छा से हो ताकि देश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। कोई जो पुअर स्टेट है उसको ज़्यादा फंड देना है, जो सेक्टर है जैसे मान लो भी एजुकेशन सेक्टर है उसमें ज़्यादा जोर देने का जरूरी है। ओके, हेल्थ सेक्टर है वहाँ जोर देने का जरूरी है। तो ये जो रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, ये हमें, ये बजट का, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। रिड्यूसिंग इन इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, contributing to economic growth, bringing economic stability, managing public enterprises and reducing regional differences. That is the objective of the budget. Okay, चलिए देखिए कंपोनेंट ऑफ द बजट। अब बजट में क्या क्या चीज है, ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट बजट। देखो गवर्नमेंट बजट दो टाइप, दो पार्ट है, दो टाइप का है, एक है रेवेन्यू बजट, एक है कैपिटल बजट। ओके, रेवेन्यू बजट में क्या देखेंगे हम, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट में क्या देखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब रेवेन्यू रिसिप्ट, देखो रिसिप्ट जब भी वर्ड यूज होता है ना वो है इनकम। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आ रहा है, देखो एक टैक्स रेवेन्यू है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो सरकार का इनकम होता है, और जो टैक्स रेवेन्यू उसमें क्या क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो रेवेन्यू बजट, इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। चलो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है, देखो रेवेन्यू रिसीप्ट आर रिसीप्ट व्हिच डू नॉट हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, रेवेन्यू रिसीप्ट वो इनकम है गवर्नमेंट का कि जो जो गवर्नमेंट का एसेट एंड लायबिलिटीज उसको क्या करता, इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ मनी अर्न थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेस सच एज डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीप्ट एक्सेट्रा। ओके, जो सरकार ये सब इनकम करते हैं, इनकम टैक्स है, हाँ उसका डिविडेंड इनकम हो गया, ठीक है, प्रॉफिट्स, सरकार भी तो बिजनेस करती है ना, उसका प्रॉफिट। और जो सरकार जो जिसको जो इंटरेस्ट रिसीव करती है, ओके, वो सब क्या हो गया, आपका रेवेन्यू रिसीव हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, दोस एक्सपेंडिचर विच डज नॉट इंपैक्ट एसेट एंड लायबिलिटीज। ओके, वो एक्सपेंडिचर जो सरकार का एसेट एंड लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करती, वो इसमें क्या है, देखो सैलरी, ठीक है, सैलरी जो हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ओके, पेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, माने सरकार को अपना काम चलाने, सरकारी काम चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो सब क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। क्वेश्चन कैसे आता है, सैलरीज कम्स अंडर विच एक्सपेंडिचर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पूछ गया एग्जाम में, ये आया भी है। ठीक है, चलो, और ऐसा बोलेगा कि मान लो द इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, तो आप लोग क्या लिखना है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, ये हमने रेवेन्यू रिसिप्ट को देखा। एक्चुअली रेवेन्यू रिसिप्ट जो रेवेन्यू बजट है वो है गवर्नमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, एक तरफ से देखा जाए तो। अब आओ कैपिटल रिसिप्ट, देखो कैपिटल रिसिप्ट it includes the receipt which, चलो कैपिटल बजट, इट इंक्लूड द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट इट इंक्लूड्स द रिसिप्ट which lead to a decrease in assets or an increase in liabilities। देखो वो इनकम गवर्नमेंट का जिससे एसेट डिक्रीज होता है या लाइबिलिटीज बढ़ता है।
देखो, मनी अर्न बाय सेलिंग एसेट सच एज शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। देखो, अगर सरकार अपना कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज का शेयर बेचेगी तो क्या होगा, वो सरकार का एसेट है। इनकम हुआ लेकिन एसेट कम हुआ, ठीक है। अब देखो, मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, जो गवर्नमेंट, देखो, वेरियस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट वेरियस एजेंसी से लोन लेती है। मान लो आरबीआई से लोन लेगा, उसके बाद से आपका वर्ल्ड बैंक से लेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेगा। जो सरकार बोरोइंग है, जो गवर्नमेंट बोरोइंग करता है, देखो वो इनकम तो आया, पैसा तो आया, लेकिन क्या हो गया, उससे लाइबिलिटीज बढ़ गया गवर्नमेंट का। डेट इज कॉल्ड डेट इज कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम अदर एजेंसीज इज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आपने यहाँ पढ़ा हुआ है, अच्छा से बढ़िया से आंसर लिख के आएंगे, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। जो सरकार उधार लेता है बाहर से। हाँ, देखिए आप लोग इतना समझिए, ये अगर कॉमर्स कॉमर्स लोगों को ये ज़्यादा पता है, लेकिन हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमी पार्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आप लोग इस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अब बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज यूज टू क्रिएट एसेट, देखना, एंड टू रिड्यूस लाइबिलिटीज। ये जो पैसा खर्चा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, एसेट के लिए हो रहा है और लाइबिलिटीज कम करने के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सच एज रोड, हॉस्पिटल एसेट्रा, ओके। मनी given by government in the form of loans to state and repayments of borrowing, ठीक है। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो सरकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देखो रोड बना रहा है, उससे भी रोड टैक्स आएगा, उससे पैसा आएगा। हॉस्पिटल बना रहा है, ठीक है, उससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, ओके। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एसेट भी बनाएगा और लाइबिलिटीज भी कम करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन टू स्टेट, जो यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगा, वो भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उससे क्या होगा कि अगर बाद में तो स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, हाँ, और एंड रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। और जो गवर्नमेंट ने दूसरा एजेंसी से लोन लिया था, बोरोइंग था, जो आपका कैपिटल रिसिप्ट में पढ़ा था हमने, उसका उधारी जो दिया, ठीक है, जो उसका उधारी पेमेंट करना, मतलब कि अपना लाइबिलिटीज को कम करना है, ठीक है, वो भी किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। क्वेश्चन आया, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग इज फॉल्स अंडर कैपिटल रिसिप्ट और सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब आपको टक करके आ जाएगा, आप सीधा मारोगे ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये तो ये दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऊपर में 2016 या 17 में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप लोग देख रहे हो, मान लो आपका आपने इस साल का बजट आया और आपने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर से बड़ा है, तो आप लोगों को क्या लगना चाहिए कि अच्छा, गवर्नमेंट ने इस बार एसेट बिल्डिंग के लिए बहुत सारा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम हुआ है, जो पिछला लोन लिया हुआ था गवर्नमेंट ने, उसका भी रीपेमेंट अच्छी तरीके से हुआ है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, बैलेंस बजट और तीन टाइप का रहता है, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। ये आप लोगों को सीधा साधा है, आप लोग पढ़ के समझ जाओगे। बैलेंस बजट, इफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एंटिसिपेटेड रिसीप्ट और रेवेन्यू फॉर ए फिजिकल ईयर। अगर मान लो जो इनकम है एक्सपेंडिचर का बराबर है, तो क्या है आपका बैलेंस बजट है। सरप्लस बजट, जब आपका इनकम से ज्यादा है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, दैट इज सरप्लस, ओके। और डेफिसिट, जो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, क्या हो गया, वो डेफिसिट बजट हो गया।
चलो, इतना देर से हम इसका इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एंगल से देख रहे थे। अब आते हैं इसमें हम पॉलिटी एंगल से। ठीक है, देखो, बजट को तो पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है। ठीक है, बजट के साथ साथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ और दो चीज टेबल होता है। एक को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल और दूसरा है फाइनेंस बिल। अप्रोप्रिएशन बिल में रहता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पैसा है, देखो, हाँ, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको समझ के यहाँ आते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तीन टाइप का फंड रहता है। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हम दूसरा वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बजट को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। उस एंगल से इसको देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये तीन फंड है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, देखो, ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट का जितना भी, देखो, ये फंड क्या है? दिस फंड रिसीव ऑल रेवेन्यू क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट, ऑल लोन ऑब्टेन एंड ऑल पेमेंट रिसीव एज पेबैक ऑफ द लोन इशू। ठीक है, गवर्नमेंट ने जितना भी लोन लिया, ओके, जितना भी रेवेन्यू आया गवर्नमेंट को, ओके, जो भी गवर्नमेंट का जो लोन था उसका रीपेमेंट हुआ, वो सब का, वो जो आया वो सब कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है, दिस फंड इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग सोर्सेस: डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ओके, रिटर्न्स ऑफ लोन return of loan, interest on loan to the government by anyone or entity that has taken them. This fund covers all of the government expenses. Okay, the government must obtain parliamentary authorization before withdrawing money from this fund. ये देखना, consolidated fund of India से अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का पार्लियामेंट का ऑथोराइजेशन लेना पड़ता है। ऐसे खुशी खुशी नहीं निकाल सकते। ठीक है, द प्रोविजन फॉर दिस फंड इज स्टेटेड इन आर्टिकल 266(1), आर्टिकल 266 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट दिस फंड एंड रिपोर्ट ऑन दैट मैनेजमेंट टू द रिलेवेंट लेजिस्लेचर। ओके, जैसे यूनियन गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, वैसा ही रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना कंसोलिडेटेड फंड रहता है। ओके, और दूसरा है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो, ये फंड इसका कस्टोडियन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, दिस फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द लेजिस्लेचर टू एड्रेस अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। अगर देश में कोई भी, जैसे कॉन्टीजेंसी वर्ड से ही मालूम होता है, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, उसको टैकल करने के लिए ये फंड यूज किया जाता है। देखो, अब इट इज एट द प्रेसिडेंट डिस्पोजल, मनी कैन बी इशूड पेंडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना नहीं रहता, अगर प्रेसिडेंट का कंसेंट है तो उसमें उसको दिया जा सकता है। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी इज इन द इंचार्ज ऑफ इट एंड इट इज रन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ओके, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का थ्रू से इसको निकाला जा सकता है, इसके लिए कोई प्रायर पार्लियामेंट का ऑथोराइजेशन नहीं लगता है। द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेज दिस मनी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेज दिस मनी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, दिस प्रोविजन फॉर दिस फंड इज कंटेन इन आर्टिकल 267 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इट हैज कॉर्पस ऑफ 500 करोड़, ये कॉर्पस फंड है। इट इज इन द form of an interest. This fund is meant to cover unexpected or unforeseen
एक्सपेंसेस। ओके, जो अगर अचानक से और अनदेखा कोई खर्चा आ गया, कंटीजेंसी मेजर आ गया, ये कॉर्पस फंड का रहता है कि ये पैसा तो डाल दिया है, इसका इंटरेस्ट यूज होगा। इंटरेस्ट हो गया। ओके, इमरजेंसी फंड है। ओके, इसके लिए कोई पार्लियामेंट का प्रायर ऑथराइजेशन नहीं लगता है। देखो, पेमेंट आर नॉर्मली मेड फ्रॉम दिस अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन बोलते हैं कि आता है, इसमें पार्लियामेंट का प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। डिपॉजिट फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, देखो जो प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट आता है, जुडिशियल डिपॉजिट, जो ट्रेजरी चालान है, जो हम लोग जुडिशियल में वो लगाते हैं, रेवेन्यू स्टाम्प वो सब लगाते हैं, उसका जो मान लो आपका वो भी आता है ना स्टाम्प पेपर से जो पैसा आ रहा है, ठीक है। सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, ओके, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंस। रेमिटेंस आर ऑल क्रेडिटेड, या रेमिटेंसेस मीन्स जो इंटरेस्ट आ रहा है फॉरेन से, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। वो सब कहाँ जमा होता है, वो सब पैसा जमा होता है आपका पब्लिक अकाउंट में। ओके, पब्लिक अकाउंट के बारे में कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 266 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अदर देन दोस कवर्ड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑल अदर पब्लिक मनी। जो फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जो सोर्सेस, इनकम सोर्सेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं बताया गया है, और बाकी जितना भी पब्लिक मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करती है, हाँ, वो कहाँ क्रेडिट होता है, पब्लिक पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में। ओके, ये रहा। अब देखते हैं हम लोग बजट। फिर से आओ, पॉलिटी पार्ट। हाउ बजट पास इन पार्लियामेंट, बजट कैसा कैसे पास होता है, ठीक है। और बजट के साथ दो और चीज प्रेजेंट होता है, एनुअल स्टेटमेंट के साथ साथ एप्रोप्रिएशन बिल भी टेबल्ड होता है, पासिंग ऑफ फाइनल बिल भी, फाइनेंस बिल भी होता है, ठीक है। देखो क्या है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने आके बजट को पार्लियामेंट में टेबल किया, ठीक। उसके बाद जनरल डिस्कशन हुआ, सबने डिस्कशन किया, ठीक है। उसके बाद वो बजट को स्क्रूटिनी बाय द डिपार्टमेंट कम्युनिटी कमिटी सॉरी, पार्लियामेंट का वेरियस कमिटी है, उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, हम बनाएंगे, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट कमिटी है, जिसको एक एक, जिसमें हर पार्टी के एमपी लोग वहाँ है, एक कमिटी है, वो स्क्रूटिनी करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, यही बजट है, वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। यहाँ सरकार को कितना कितना पैसा कौन कौन सा स्कीम में चाहिए, उसके ऊपर वोटिंग होता है। ओके, देखो ये जो वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स है, हाँ, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। ओके, इसमें राज्यसभा वोट नहीं कर सकती, पावर नहीं रहता राज्यसभा का साथ, ये सोनली लोकसभा के साथ पावर है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि मनी बिल में क्या होता है, राज्यसभा का कोई पावर नहीं रहता है। बजट इज ऑल्सो ए मनी बिल, ओके, एज पर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या पास किया जाता है, वोटिंग हो गया, वोटिंग के बाद क्या पास होगा, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल क्या रहता है, हमने पढ़ा था ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए, वो अथॉरिटी लेने के लिए, वो ऑथराइजेशन लेने के लिए पास करना पड़ता है एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। उसके बाद पास होता है फाइनेंस बिल। तो बजट को पास होते होते लगभग 2-3 महीना लग जाता है, ठीक है। देखो उसको फिर देखते हैं, द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। कोई पूछ सकता है कि
कौन है, कौन देखता है बजट को, कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और वो उसका डिपार्टमेंट का भी जो बजट डिवीजन है वो देखता है। और इन लोग किसका अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अंडर में आता है इन लोग ही नोडल। द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। ओके, अब देखो देश का पहला बजट किन्होंने पास किया था, आर के Shanmugam Shetty in 1947, and R.K. Shanmugam Shetty was the first finance minister of India। ठीक है, देखो ये 2-3 महीना क्या रहता है, ये ये पास होने के लिए लगभग 2-3 महीना लग जाता है। तो जब बजट पास नहीं हुआ, 2-3 महीना लग जाता है, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कैसे चलाएगा, गवर्नमेंट को तो अपना खर्चा चलाना पड़ेगा, है क्या नहीं। तो गवर्नमेंट लेके आता है वोट ऑन अकाउंट। ओके, देखो इट अलाउज द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंसेस इन द शॉर्ट पीरियड लीडिंग अप टू द इलेक्शन, या तो इलेक्शन तक के लिए भी होगा ये, अगर मान लो इलेक्शन आ रहा है तो, और जो बजट जो पास होने में टाइम लगता है, देखो द वोट ऑन अकाउंट इज पास एज ए कन्वेंशन विदाउट डिस्कशन, ओके, एज अपोज टू ए फुल बजट वेयर बजट इज पास ओनली आफ्टर डिस्कशंस। देखो बजट क्या होता है, फुल डिस्कशन के बाद पास होगा, वो डिस्कशन होने में बहुत समय लगता है। तो उस समय में देखो इसमें इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में ये अंतर है, इसको आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, तो गवर्नमेंट को तो एक्सपेंस चलाना है क्या नहीं। तो ये वोट ऑन अकाउंट क्या रहता है, बिना डिस्कशन का पास हो जाता है, ठीक है। बजट में इसके लिए वोटिंग नहीं होता। इट इज लाइक ए ग्रांट इन एडवांस, देखो टू द गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली अंटिल द वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट एज वेल एज द पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। देखो वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट होता है, हमने पढ़ा था ना, जो बजट टेबल होता है, बजट कैसे पास होता है, पहले प्रिपरेशन ऑफ बजट था, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट कमिटी, फिर वोटिंग ऑफ ग्रांट, फिर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तब जब ये होता है तभी बजट पास होता है। तो उसके लिए क्या होता है, समय बहुत लग जाता है क्या नहीं। तो उस ना समय में गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ना, तो गवर्नमेंट क्या ले लिया, ग्रांट इन एडवांस। ओके, ये सिर्फ होता है, इट इज वैलिड फॉर 2 मंथ बट कुड बी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ये जनरली 2 महीने के लिए ही वैलिड रहता है। देखो वोट ऑन अकाउंट इज डील विथ एक्सपेंडिचर ओनली, ये क्या है, सरकार ने एडवांस पैसा ले लिया खर्चा चलाने के लिए, वो है सिर्फ एक्सपेंडिचर पार्ट, ठीक है। ये अब देखो इंटरिम बजट क्या है, जो इस साल निर्मला ताई ने जो प्रेजेंट किया है। देखो interim budget is presented by the government if it does not have time to present full budget, or if the general election are around the corner. If in the case election are nearing, it is only correct that the incoming government frame the full budget. In case government is not able to present the full budget before the end of the financial year, it will require parliamentary approval for incurring expenditure in the new financial budget until a new budget is passed. Until the parliament discusses the budget and passes it for whole year through the interim budget, the government passes a vote on account which will allow the government to meet expenses of administration। ठीक है, इतना याद रखो। इंटरिम बजट क्या रहता है, अगर इलेक्शन आने वाला है, गवर्नमेंट प्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, टाइम नहीं है, तो वो क्या लेके आती है, इंटरिम बजट, जैसे अभी हमारा निर्मला सीतारमन ने लेके आया, ठीक है। और कुछ कुछ इसमें पॉलिसी अनाउंस कर दिया, कुछ पॉलिसी अनाउंस कर दिया, और ये बोला कि जो नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा वो आगे लेके जाएगी। तो जब इंटरिम बजट टेबल्ड होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, उसके बाद जो नया गवर्नमेंट बनेगा वो फिर से बजट लेके आएगा। ओके,
जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ उस दिन 1 फरवरी 2024 को बजट पेश हुआ, इंटरिम बजट। अब देखो अप्रैल में इलेक्शन है, जून तक तो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जुलाई में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब फुल फ्लेजेड बजट लेके आएगी, ठीक है। और इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट पे यही अंतर है कि इंटरिम बजट इनकम एक्सपेंडिचर दोनों, इनकम एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक पॉलिसी सबका बात करती है, लेकिन वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर का बात होता है। वोट ऑन अकाउंट जस्ट सिर्फ सरकार को खर्चा चलाने के लिए एडवांस पे लिया हुआ पैसा है। समझ गया? इतना समझने से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आया था, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज ए प्रोविजन यूज्ड बाय केयरटेकर गवर्नमेंट। Okay. Second, a vote on account only deals with expenditure in government budget, while interim budget include both expenditure and receipt. Okay. Which of the statement given above is are correct? Only one, only two. यहाँ देखो only two है। देखो the provision of vote on account is used by regular government, while an interim budget is provision used by caretaker government। ये गलत है। vote on account को regular government यूज करती है, ठीक है। और इंटरिम बजट को भी रेगुलर गवर्नमेंट यूज करती है। जो अभी निर्मला सीतारमन ने जो अभी टेबल किया, क्या अभी केयरटेकर गवर्नमेंट है ना, फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है, रेगुलर गवर्नमेंट है, तो उन्होंने वो भी इंटरिम बजट ला सकती है। और इंटरिम बजट इस समय भी लाया जा सकता है कि मान लो अभी गवर्नमेंट को बजट प्रिपेयर करने के लिए समय नहीं था, नहीं सक रहा है पूरा फाइनेंशियल ईयर का वो करने के लिए, तो वो इंटरिम बजट टेबल कर दी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरिम बजट से एक कोई केयर टेकर गवर्नमेंट ही ला सकती है, वोट ऑन अकाउंट वो रेगुलर गवर्नमेंट लाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटरिम बजट रेगुलर गवर्नमेंट ला सकती है, वोट ऑन अकाउंट भी रेगुलर गवर्नमेंट ला सकती है, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट तो हर साल ही आता है, क्योंकि हर साल बजट पास होने 2-3 महीना तो लग ही जाता है, तो उसको सरकार को तो चाहिए होता है पैसा, ठीक है। देखो वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर, देखो वही हमने बोला था, ये करेक्टेड स्टेटमेंट टू। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, सिर्फ एक्सपेंडिचर का बात करता है, ठीक है। और इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और जो नया बजट जो हाल ही में बजट जो पास हुआ, उसका एनालिसिस हम फिर एक दिन करते हैं। आज आप बजट का बेसिक नहीं, आज का लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। अब 1-2 दिन में फिर से हम बजट 2024 के एनालिसिस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।